लखनऊ में मुख्य सचिव और डीजीपी ने की हाई लेवल बैठक। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बांटी उपाधियां। 13वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 1921 विद्यार्थियों को मिली डिग्री। कौशाम्बी में मंदिर में दबंगों का तांडव। वीडियो वायरल। लाठी डंडों से परिवार पर हमला। मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप। कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस अलर्ट। 4 जोन में बांटी गई सुरक्षा व्यवस्था। ड्रोन निगरानी संग सुरक्षा हुई मजबूत। 628 पुलिसकर्मी संभालेंगे व्यवस्था। बहराइच में 1.5 करोड़ की चरस बरामद। नेपाली तस्कर से 1.126 किलो चरस जब्त। सीमा पर नशे की बड़ी खेप पकड़ी। नमस्कार, ND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आगामी कांवड़ यात्रा 2026 और श्रावण शिवरात्रि को लेकर के अब तैयारियां तेज हो गई हैं। बरेली सर्किट हाउस में मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण की संयुक्त अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में बरेली जोन के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई। नेपाल सीमा से सटे बहराइच जिले में पुलिस और एसएसपी को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है, जहां संयुक्त कार्रवाई में एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 1 किलो 126 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल से भारत में चरस की तस्करी करने की फिराक में था, लेकिन सीमा क्षेत्र में चल रही सघन चेकिंग के दौरान उसे दबोच लिया गया। भदोही में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया। NH19 पर भीटी बॉर्डर से बाबूसराय तक उत्तरी लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी, जबकि दक्षिणी लेन और सर्विस लेन से सामान्य यातायात संचालित रहेगा। पूरे कांवड़ मार्ग को 4 जोन और 10 सेक्टर में विभाजित करके पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। एम्बुलेंस, चिकित्सक दल, चेकपोस्ट, क्रेन, फायर टेंडर, PRB और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। बहराइच पुलिस ने कट्टे की नोक पर हुई लूट का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 2,10,400 रुपए नकद, एक तमंचा, कारतूस, POS मशीन और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। 2 दिन पहले प्रयागपुर थाना क्षेत्र के भिगुरी पुल के पास इंडियन बैंक BC संचालक अयोध्या प्रसाद ने नकाबपोश बदमाशों से हथियार के बल पर लूट की थी। घटना के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज, सर्विलांस और लगातार छापेमारी के आधार पर आरोपियों को दबोच लिया। क्षेत्र में अमदापुर नहर के पास एक घटना हुई थी, जिसमें एक अयोध्या नाम के व्यक्ति के साथ करीब 2 लाख रुपए की लूट हुई थी और उसके बाद उनकी POS मशीन और उनके कुछ कागज भी छीन लिए गए थे। इस सूचना पर तत्काल पयागपुर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें सर्विलांस की टीम, पयागपुर की टीम और सभी लोगों को इसमें खुलासे के लिए लगाया। आज देर रात में इसका खुलासा हुआ, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके चारों द्वारा मिलकर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर ये लूट की गई थी। इसमें चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटी गई जो उनका पिट्ठू बैग है, जो सारे सामान इसमें बरामद कर। खबर एटा से, जहां पर कोतवाली नगर क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित बॉबी डेयरी पर दूध चोरी करते हुए 3 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना पर पहुंचे डायल 112 पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर के कोतवाली नगर थाने ले गई, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। आरंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे चोरी किए गए दूध के पैकेट अलीगंज चुंगी पर कम कीमत में बेच देते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी कई बार डेयरी से चोरी कर चुके हैं। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां पर 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। एक परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। समय पर दमकल नहीं आने पर लोगों ने नाराजगी जताई है। थाना उत्तर क्षेत्र जलेसर रोड पर यह घटना घटित हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे फिरोजाबाद से,
यहां पर 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। एक ही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। समय पर दमकल के नहीं आने पर लोगों में आक्रोश देखा गया, नाराजगी देखी गई। थाना उत्तर क्षेत्र जलेसर रोड की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। आजाद समाज पार्टी लिस्ट जारी कर दी है। बहुजन समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने दावा किया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। आजाद समाज पार्टी ने लिस्ट को जारी कर दिया है। बहुजन समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, विधानसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर पर लिखा है 2027 में अखिलेश का राज, 2029 में डिंपल पर ताज। इसके जरिए सपा कार्यकर्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री और 2029 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की अपनी इच्छा जताई है। चुनावी माहौल के बीच ये पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में साफ ये लिखा है 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज। इस पोस्टर से ये दर्शाया गया है कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में डिंपल यादव को प्रधानमंत्री के रूप में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो देखना चाहते हैं। ये पोस्टर जो है समाजवादी पार्टी के एक सेवक हल्लू राम सुंदर यादव ने लगवाया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर इस तरीके का ये पोस्टर लगा है। इस पोस्टर के बाद पूरी तरीके से राजनीति में एक हलचल मच चुकी है। हलचल में ये देख लिया जाए तो जिस तरह से इस पोस्टर में ये दर्शाया गया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और साथ ही साथ 2029 में डिंपल यादव को प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकर्ता हैं वो देखना चाहते हैं। फिलहाल अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि 2027 में कौन उत्तर प्रदेश पर राज करेगा और कौन 2029 में कौन देश पर राज करेगा। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। गोरखपुर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर के पूर्वोत्तर रेलवे और जीआरपी ने व्यापक तैयारियां की है, जहां कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया, विश्राम, पेयजल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जीआरपी ने सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल और नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था की है। पूर्वोत्तर रेलवे ने बाबाधाम देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2 जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए अभी जो गाड़ियां चल रही हैं, 4 जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं। इसमें एक बढ़नी से देवघर के लिए चल रही है और ये 28 अगस्त से ही चल रही है, 28 जुलाई से 28 अगस्त तक चल रही है। एक गोरखपुर से आसनसोल के लिए ये आज से शुरू हुई है, ये भी 1 महीने के लिए चलेगी, प्रतिदिन चलेगी। और एक जो है औडिहार प्रयागराज सुबेदारगंज ये चल रही है, ये औडिहार तक आएगी। इसके अलावा एक जो है ये प्रयागराज से बनारस के लिए भी चल रही है। सुरक्षा के लिहाज से जो स्टेशन है जहाँ पे भी भीड़ बढ़ने की संभावना है वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जा रही है और CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ सेंट्रल कंट्रोल में भी जो है वॉर रूम में लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और मंडलों में भी जहाँ पे भी ये गाड़ियाँ चल रही हैं। आगामी कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं उन पे होल्डिंग एरिया बनाया गया है। भीड़ अधिक होने की स्थिति में उनको होल्डिंग एरिया में ले लिया जाएगा। इसके अलावा चौकी मनकापुर, चौकी वाराणसी सिटी और चौकी औडिहार पर प्लेटफॉर्मों पे, रेलवे स्टेशनों पे सादा वस्त्रों में भी ड्यूटी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ट्रेनों के आवागमन के समय थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी स्वयं उपस्थित रहेंगे,
भले वो ट्रेन रात में आए या दिन में आए, ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे दोनों क्षेत्राधिकारी लगातार भ्रमणशील ही रहेंगे, विशेष करके रविवार और सोमवार के दिन जो है अपने किसी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पे वो मौजूद। लखनऊ से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अनुपस्थिति में स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किए। समारोह में 1921 विद्यार्थियों को उपाधियां, 17 शोध उपाधियां और 130 मेधावियों को 156 पदकों से सम्मानित किया गया। मंत्री ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार बताते हुए विद्यार्थियों को देश और समाज के विकास में योगदान देने का संदेश दिया। खबर रायबरेली से, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी के खिलाफ कांग्रेस ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर के एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सुरेश कुमार पासी ने आरोप लगाया है कि 30 जुलाई को हाथी पार्क स्थित धरना प्रदर्शन किया गया, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष ने सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की थी और प्रवेश नहीं करने देने की धमकी दी थी और विधिक कार्रवाई की भी मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं बुद्धिलाल पासी जी, उन्होंने हमारे जननायक श्री राहुल गांधी पर अमर्यादित, अनुशासनहीन भाषा का प्रयोग जो किया है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कोतवाली आए हुए हैं ताकि उनके खिलाफ हम लोग उचित धारा में मुकदमा दर्ज करा सके। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष के द्वारा अमर्यादित शब्दों का राहुल गांधी जी के खिलाफ बोला गया, जो लोकतंत्र में कतई उचित नहीं है। ये लोग न जनता की समस्याओं को देखना चाहते हैं, न युवाओं की समस्या को देखना चाहते हैं, न किसानों की समस्या को देखना चाहते हैं, न महंगाई के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। ये केवल मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। आज हम लोग यहाँ सदर कोतवाली में आए हैं और इंस्पेक्टर साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है एफआईआर दर्ज करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया जाए। खबर कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक मंदिर में घुसकर के दबंगों ने तोड़फोड़ कर दी और लाठी डंडों से राजू और उसके परिवार के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित के मुताबिक दबंगों ने उनके बेटे और पत्नी के साथ भी मारपीट की। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 7 बजे की घटना है। हम अपने मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे, उतने में 10-12 लोग आए व्यक्ति। आने के बाद में कहीं बाजा बंद करो, हमने अपना साउंड बंद कर दिया। उसके बाद बोले कि साउंड क्यों बजाते हैं, उनको हमने दिखाया कि हमारी मंदिर इसलिए यहाँ शाम सुबह साउंड बजता है। उसके बाद इन लोग ने क्या किया, हमारे बच्चे का सर फाड़ दिया, हमारे पत्नी को मारा और साथ में हमारा छोटा बच्चा 7 साल उसको मारा है। और मारने के बाद में इन लोग ने क्या किया, हमारे पूरे में तोड़-फोड़ किया है। और साथ में इसमें जो है एक मोहम्मद आसिफ हैं और इसमें मुख्य कलाकार तलहा हैं और एक नुमान गत्ती हैं, नुमान। और इन्होंने कहा कि पासी अभी तो तेरे बच्चे का सर फोड़ा है, अभी तुझे जान से मारने का बाकी है। हाँ, पुलिस से शिकायत किया है, पुलिस हमारी सहायता करिए, मुकदमा हमारा दर्ज किया है। मौलाना जर्जिस अंसारी के कथित विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मौलाना पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाने की मांग करते हुए कहा कि सावन के पवित्र महीने में भड़काऊ बयान देकर के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सर तन से जुदा जैसे नारे लगाने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में जानबूझ करके द्वेषपूर्ण तरीके से कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे दंगों की आग में झोंक दिया जाए, इसके लिए षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। और इसी षड्यंत्र की कड़ी में मौलाना जार्जिस ने फिर एक बदजुबानी करने का काम किया है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्षमा नहीं मिल सकती है। और वो लोग तो लगातार नारा लगाते हैं ना, गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा। ऐसे बयानों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ऐसे लोगों को पाबंद करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द ही इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा और ऐसे लोगों के लिए एक नजीर स्थापित करने का काम करेगा कि कोई किसी की आस्था के साथ ठेस न पहुंचे।
मैनपुरी में श्रावण मास में कावड़ यात्रा को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने कावड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने सड़क की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की। डीएम ने पीडब्ल्यूडी और संबंधित विभागों को गड्ढों की मरम्मत, झाड़ियों की सफाई और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। आज हम लोगों ने पूरे कामर रूट को ट्रैक किया है और पहले तो हम लोग काली नदी से गए थे अपने बॉर्डर तक और वहाँ से फिर वेबर होते हुए महुआ ब्लॉक के बड़ोकर बुजुर्ग गांव में पिछले 10 साल से आम रास्ते पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। बारिश में कीचड़ और पानी भरने से स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान, सचिव और संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब इसके बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रास्ते का निर्माण कराने और जलभराव से राहत दिलाने की मांग की है। खबर मैनपुरी से है, जहां पर जमीन के सौदे को लेकर के विवाद गहरा गया है। पीड़िता सुनीता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से शिकायत करके प्रॉपर्टी डीलर्स पर धोखाधड़ी, अवैध कब्जा, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार जमीन के सौदे में दिए गए 2 चेक बाउंस हो गए, लेकिन आरोपियों ने खेत पर कथित तौर पर कब्जा करके प्लाटिंग शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। पीड़िता ने घटना का सीसीटीवी फुटेज होने का दावा करते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला मैनपुरी के रहने वाले। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? बहुत बड़ा हमारे साथ ये हुआ कि हमारे सह खातेदारों ने जमीन बेची, तो प्रॉपर्टी डीलरों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया और कहा तुम भी बेच लो, नहीं तो तुम्हारी रास्ता बंद कर देंगे। तो हमने दबाव में अपनी ज़मीन का सौदा किया। 15 डेसीमल लगभग हमारे हिस्से में पड़ती है जमीन, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए दी जाती। हमने सौदा की, एक प्लॉट मैन प्रिंट पे। खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन चोरों के कब्जे से 8 चोरी की बाइक, 1 स्कूटी, तमंचा और चाकू बरामद किए। आरोपी वाहन चोर एनसीआर क्षेत्र और अन्य जनपदों से वाहनों को चोरी करके बिक्री करते थे। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ दिल्ली, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद और हापुड़ में चोरी, लूट, हत्या, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट से संबंधित 35 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। ये थाना हापुड़ देहात पुलिस ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 9 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है और इस गैंग के 2 मेंबर्स को उन्होंने जो है गिरफ्तार किया है, जिनका बड़ा क्रिमिनल इतिहास है। ये जो 9 बाइक्स बरामद हुई हैं, इसमें से 5 बाइक्स हमारे जनपद से चोरी हुई हैं और बाकी 2 अमरोहा और 2 कल्याणपुरी दिल्ली में इनमें अभियोग पंजीकृत है। लंबा आपराधिक इतिहास है इनका और ये लोग बाइक्स चोरी करके इनको दिल्ली या एनसीआर के और क्षेत्रों में बेचा करते हैं। हाँ, इनसे पूछताछ में बहुत सी हमको मुफीद जानकारियाँ मिली हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, कई गैंग से इनके ताल्लुक हैं। इसको और डेवलप करेंगे हम विवेचना के क्रम में। भदोही जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के लिए बनाई गई नई पुलिस चौकियों की हकीकत अब सवालों के घेरे में है। ID24 की टीम ने मुंशी लाटपुर चौकी का जायजा लिया, जहां पर चौकी पर ताला लटका मिला। स्थानीय स्तर पर भी यह दावा किया जा रहा है कि यहां पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2026 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जिले में 9 नई पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया था। हालांकि स्थानीय दावों के अनुसार कुछ चौकियां केवल कागजों पर ही संचालित हो रही हैं, जबकि कुछ पर दिन रात ताले लटके रहते हैं। और करीब 1015 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और लगभग 20 लाख की आबादी वाले भदोही जिले में पहले से 10 थाने और 20 पुलिस चौकियां मौजूद हैं। भदोही जिले में हर जगह कुछ चौकियां जो है बढ़ाई गई है, जिसमें पुलिस चौकी मुंशी लाटपुर भी शामिल है। जैसा आपको मैं बता दूं, आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ये तस्वीरों में यह देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर पुलिस चौकी ताले में कैद पड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि एक भी भदोही चौकी, इस चौकी पर एक भी सिपाही मौजूद नहीं है, सिर्फ ताले बंद कर यह चौकी चलाई जा रही है। आपको बता दें, पूर्व के समय में अभिमन्यु मांगलिक के आदेश पे यह पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया था। यह जिले में कुछ चौकियां बढ़ाई गई थी, लेकिन आज यह मौजूदा आप तस्वीरों में यह देख सकते हैं कि ताले में कैद यह पुलिस चौकी पड़ी हुई है। यहाँ पर एक भी सिपाही
जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ताले में कैद है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे इसको देख सकते हैं कि यह ताले में पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई जो है यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था है, सिर्फ ताले में कैद यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं आज मैं पुलिस चौकी मुसीलाटपुर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर खबर लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंक करके जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोनों नेताओं के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। ये प्रदर्शन बरीले में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग के विरोध में किया गया। हमारे नेता को जो है जिस तरीके से उन्होंने बोला है वो गलत करा है, उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था। मर्यादा में रह के सब चीज बोलनी चाहिए, जो उन्होंने पार कर दी है तो उसका जवाब उन्हें मिलेगा। जबकि वो बने हुए कांग्रेस से ही हैं, लेकिन उन्होंने उसकी भी मर्यादा पार कर दी है। जो इस्तीफा वो मांग रहे, उन्होंने पूछा कि राहुल जी कौन होते हैं अमित शाह का इस्तीफा मांगने वाले, तो वो कौन होते हैं हमारे नेता का इस्तीफा मांगने वाले। हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष हैं तो जो वो मांग सकते हैं, आप किस इज्जत मांग रहे हैं। आंदोलन हम लोग का चलेगा, जैसे आपने वहाँ देखा अभी यूथ कांग्रेस का हुआ, हम लोग जैसे ही पहुंचे इस्तीफा हो गया। निशांत दुबे ने जो भी बयानबाजी किया संसद में बहुत ही घटिया और निंदनीय है। वो किसी के भूगोल क्या बदलेंगे जब खुद की हिस्ट्री खराब है। ये बहुत ही घटिया और निंदनीय बात उन्होंने नेहरू जी के बारे में कहा। नेता प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और हमारे देश के युवा और बेरोजगारों को के साथ खड़े हुए। पीलीभीत में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है, जहां पर अक्टूबर के महीने में जिले में विशेष निःशुल्क शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में चयनित 100 पात्र दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक बैटरी संचालित कृत्रिम हाथ लगाए जाएंगे। जयपुर और पुणे की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कृत्रिम हाथ का लाइव प्रदर्शन करके इसकी खूबियां बताई। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे आधुनिक उपकरण दिव्यांगजनों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करेंगे। दिव्यांग केंद्र की स्थापना हो गई है, जहाँ एलएमको के द्वारा सभी अंग जो दिव्यांगों के लिए ज़रूरतमंद हैं वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा इनाली फाउंडेशन और निःशक्त जन सेवा संस्थान की तरफ से अभी 100 लोगों के लिए हम लोगों ने कृत्रिम हाथ की व्यवस्था कराई है। तो जनपद में जिन लोगों का दुर्घटना में हाथ कट गया है उनके लिए कृत्रिम हाथ लगभग 100 लोगों के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं और बहुत जल्दी उसका अक्टूबर में कैंप लगेगा और वो कृत्रिम हाथ उनको लगाए जाएंगे जिससे वो सुचारू रूप से अपना काम कर सकेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। 76,184 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अनारक्षित पुरुष की कट ऑफ 258.03 थी, तो वहीं महिलाओं की 255.84 रही। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वर्ग की कट ऑफ भी जारी हो गई है। लखनऊ से यूपी पुलिस भर्ती को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। अगले चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है अब वो जारी हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। 76,184 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो गए। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की मदद और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की होती है, लेकिन सिद्धार्थनगर के एक परिवार की कहानी कई सवाल खड़े कर रही है। इटवा तहसील के डोकम अमिया गांव के रहने वाले रिजवान अहमद की 22 जून को सऊदी अरब के नजरान शहर में मौत हो गई थी। 1.5 महीने के करीब समय बीत जाने के बाद भी परिजनों को उनका शव नहीं मिल सका है और परिवार लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। ग्राम प्रधान से लेकर जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों तक परिवार अपनी फरियाद पहुंचा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। परिजनों का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के पत्र के बाद भी विदेश मंत्रालय की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मृतक के छोटे बच्चों और परिवार का रो रो के बुरा हाल है और पूरा गांव अंतिम संस्कार के लिए शव आने का इंतजार कर रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।